करीब 5 साल 8 महीने तक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे और पिछले करीब 17 महीनों से फ्रीलांस सियासत कर रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने आखिरकार अपना जो फ्रीलांस सियासी टैग है वो उतार दिया है और उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया है। 25 फरवरी को कल उन्होंने दिल्ली से अपने मोर्चे का ऐलान किया। उनके नए मोर्चे का नाम है अपना भारत मोर्चा। उनके मोर्चे की भावी रणनीति क्या रहेगी और उनकी भावी सियासत क्या मोड़ लेगी और क्या असर छोड़ेगी, क्योंकि उनका साफ कहना है कि उनका यह मोर्चा जो है वो देश के सामाजिक और सियासी गतिविधियों का हिस्सा बनेगा, वंचितों, दलितों और जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उनके मोर्चे की क्या आगे रणनीति रहेगी और भविष्य में उनका मोर्चा क्या असर छोड़ता है हरियाणा की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, उसको लेकर हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका ललित माकन जी। हम उनसे जानेंगे। आपका स्वागत है मैडम। अवंतिका जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि अशोक तंवर जी को, जो 2 दशक तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लोकसभा से सदस्य बने, वो कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी हुई? देखिए, जब भी आप किसी पार्टी में होते हैं एक तरीके से वो पार्टी आपका परिवार बन जाती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था कांग्रेस को छोड़ना। बिल्कुल आसान नहीं था, पर जिस तरीके के हालात बन चुके थे छोड़ना पड़ा। अशोक जी ने जिस वक्त कांग्रेस छोड़ी, कोई उनकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। उनका एक इस्टेब्लिश्ड अच्छा बढ़िया पॉलिटिकल कैरियर हो चुका था, एक सीनियर लीडर बन चुके थे, सब चीज़ थी, पर लड़ाई आम कार्यकर्ताओं की थी जिन्होंने 5 साल 8 महीने कांग्रेस का झंडा उठाया, पार्टी के लिए मुद्दे उठाए, स्टेट की लड़ाई लड़ी, रोड पे रहे और उनको अनदेखा किया गया। तो उस कॉमन मैन के लिए, उन आम कार्यकर्ताओं के लिए अशोक जी ज़मीन पे उतरे। उनकी लड़ाई के लिए अशोक जी ने अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर न्योछावर कर दिया। जैसा कि कांग्रेस में रहते हुए जब वो प्रदेशाध्यक्ष बने तो कहीं ना कहीं हुड्डा के साथ उनकी जो 36 का आंकड़ा रहा और सियासी एक लड़ाई जो है नजर आई, सड़कों पर भी उनके साथ मारपीट भी हुई, फिर एक केस भी दर्ज हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि हुड्डा जो है एक बड़ी वजह रही? देखिए, ये तो अब कांग्रेस का अपना पर्सनल मैटर है, उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। और अशोक जी और हुड्डा जी के बीच में एक राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहा और उस राजनीतिक मतभेद का ये जो आप लोगों के सामने, और अशोक जी पूरा टाइम जितना टाइम भी बोलते रहे वो एक आम कार्यकर्ता। देखिए, जब एक अध्यक्ष 5 साल 8 महीने के लिए अध्यक्ष बनता है तो उनके संपर्क में बहुत लोग आते हैं और वो जो भी बात कहते हैं पार्टी के हित के लिए कहता है। और अशोक जी, चाहे वो साइकिल यात्रा रही, चाहे पद यात्रा रही, अशोक जी पूरा टाइम रोड पे रहे और वो कार्यकर्ताओं के लिए बोलते रहे, जिस वजह से हुड्डा के साथ उनके मतभेद बने और पार्टी ने जो डिसीजन लिया उसका उनको भुगतना पड़ा। और वो ये रहा कि वो कांग्रेस की हार रही हरियाणा में और उनको उसका भुगतान करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का डिसीजन गलत था और ये चीज़ अशोक जी बार बार कहते रहे। और जिन लोगों को अशोक जी कहते रहे टिकट दीजिए, वो लोग अलग पार्टियों से जाके लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े और वो जीते भी। कई उनमें से ऐसे लोग थे जिनका बहुत इतना बड़ा मार्जिन रहा जो शायद हरियाणा में किसी का भी नहीं था। तो अशोक जी जो कह रहे थे वो बात ठीक थी और हुड्डा जी जो कह रहे थे वो बात गलत थी और इसी वजह से कांग्रेस की इतनी बुरी हार रही है हरियाणा में। और आज अगर कांग्रेस ऑपोजिशन में है भी तो वेयर इज द ऑपोजिशन? देयर इज नो ऑपोजिशन। वीक ऑपोजिशन, क्या ऑपोजिशन है ही नहीं। आज हरियाणा के बॉर्डर पे तमाम किसान इट्स बीन मोर देन 2 months किसान बाहर बैठे हुए, कांग्रेस कहाँ है? आज थोड़े दिनों पहले मैंने वो इंटरव्यू देखा जहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी से कहा गया कि आप रिजाइन क्यों नहीं करते राज्यसभा से, और वो बिल्कुल चुप थे, वो खामोश थे। और आज की डेट में नेताओं को अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स या पर्सनल उनके जो इंटरेस्ट हैं उनसे उठ के देश के लिए बोलना पड़ेगा। जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके का जो हालात देश के आगे आ चुके हैं, नेताओं को अपनी निजी स्वार्थ से उठना पड़ेगा। बट ये हम साफ देख रहे हैं कांग्रेस कहीं पे भी नहीं बोल रही। आप मेन ऑपोजिशन में बैठे हैं हरियाणा में, आप रिजाइन तो करने की दूर की बात, उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, पर आप कहीं है ही नहीं। यू आर टोटली क्वाइट। आप तो बिल्कुल ही, अगर सरकार अंधी गूंगी बहरी बन चुकी है तो ऑपोजिशन भी वही कर रही है और उसके लिए अशोक जी जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत थी और अशोक जी आगे आए। जी बिल्कुल। तो अवंतिका जी, ये जानना चाहेंगे, जो तंवर जी ने अपना सियासी मोर्चा बनाया है उसका मेन एजेंडा क्या है और आगे भावी रणनीति क्या रहेगी?
देखिए, मेन एजेंडा अशोक जी का यही है। हमें अशोक जी हमेशा आम कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। कल ही मोर्चे का लॉन्च हुआ और आज वो रोड पे उतर चुके हैं और उनका मेन लक्ष्य ये है कि हम जितने लोगों को टच कर सकें, जितने लोगों के घर तक पहुंच चुके, अपनी बात को पहुंचा सकें। और एक ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार हुआ है कि जहाँ पे कॉमन मैन, कहीं देखिए बड़ी नेशनल पार्टीज में ये देखा जाता है कि कॉमन आदमी काम तो बहुत करता है बट वो कहीं ना कहीं बड़े नामों के बीच में छुप जाता है और उनको जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं करना चाहता, जबकि वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते। तो एक तरीके से ये मोर्चा सिर्फ एक इंसान की आवाज़ नहीं है। जब भी आप एक मोर्चा बनाते हैं, इट्स टीम वर्क, सबकी बात सुनी जाए, सबके आइडियाज़ लिए जाए और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जाए। दूसरी बात, जो देश के हालात हैं, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे वो आम इंसान को लेके हो, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, चाहे एजुकेशन को लेके हो, लिविंग सेफ्टी को लेके हो, सब चीज़ों के मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है। वी आर इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ चले जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्शन ही ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक अशोक जी आज तक इतनी बुलंद आवाज़ में इसलिए बोल पाए क्योंकि कोई भी उन पे केसेस नहीं थे, कभी उन्होंने कोई गलत काम करा नहीं, अपने परिवार के लिए कभी कोई चीज़ नहीं बोली, हमेशा एक निडर तरीके से चलते रहे। तो उसी चीज़ को लेके आज अशोक जी ने मोर्चा साफ छवि के लोगों को लेके आए जो बिना डरे मैदान में उतर सके, अपनी बात रख सके, इसलिए मोर्चा बनाए। जी, तो इसी साल प्रदेश के अंदर जो है महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, कुछ पंचायत इलेक्शन होने हैं, कालका और इलाहाबाद का विधानसभा इलेक्शन होना है, नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं। तो क्या कालका और इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है और अभी आपका मोर्चा बना है, तो क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, अगर मोर्चा बनाया है और हम एक बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव तभी आएगा जब हम इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे और आई एम वेरी श्योर, आई एम डेफिनेट कि इलेक्शंस का भागीदार बनेगी, ये मोर्चा बनेगा और जल्दी ही आपको इस चीज़ का बता भी मैं अशोक जी ऑफिशियल तरीके से अनाउंस भी करेंगे। जी, तो जिस तरीके से अशोक तंवर की लाइफ को हमने भी देखा है, वो सांसद रहे सिरसा से, बहुत व्यस्त लाइफ रहती है उनकी, बहुत कई घंटे वो जो है वो लगातार सक्रिय रहते हैं। तो परिवार के लिए कितनी मुश्किल होती है इस सब चीज़ों को लेकर? देखिए, जब मेरी उनसे शादी हुई मेरी नानी ने एक ही चीज़ कही कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति से शादी करी हो तो टाइम की कभी भी उपेक्षा मत रखना, हमने तुम्हें इतना घुमा दिया है, कभी घूमने के पीछे मत लड़ना। और अशोक जी घर पे रहें, इससे अच्छा है कि वो परिवार के लिए, इस देश के लिए अपना नाम बना सकें। घर में मैं खुद सक्षम हूँ, घर में संभाल सकती हूँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं और मैं अपने आप में इतनी सक्षम हूँ कि मैं घर को चला सकती हूँ। घर से ज़्यादा ध्यान अशोक जी इस देश को दें, लोगों को दें, लोगों के लिए कुछ करें। हमारी तरफ से अशोक जी को कभी भी किसी तरीके की पाबंदी या किसी तरीके की टाइम जैसी चीज़ मैंने कभी भी अशोक जी से ना मांगी, ना मांगूंगी। टाइम से बढ़ के और बड़ी चीज़ें हैं। जब अशोक जी जल्दी घर आ जाते हैं तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है कि वो जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस देश के लिए कुछ करें। मेरे माँ बाप जब मैं सिर्फ 6 साल की थी वो मर गए थे और इस देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मैंने तब अपने कभी उफ नहीं करी, तो आज सिर्फ एक टाइम के पीछे मैं अशोक जी को कभी भी नहीं रोकूंगी। मेरे को उनका टाइम नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ वो इस देश के लिए कुछ करें, अपना नाम बनाएं, देश के लिए नाम बनाएं। एक आर्मी बैकग्राउंड से अशोक जी आते हैं, उनके पिताजी भी आर्मी में थे, उनके दादाजी भी आर्मी में थे, उनके पूरे परिवार ने हमेशा देश की सेवा करी है। तो मैं यही चाहूँगी कि अशोक जी भी कुछ करें। मैंने कभी भी अशोक जी से टाइम के पीछे, टाइम जैसी छोटी चीज़ के लिए कभी भी नहीं। फैमिली बहुत कंफर्टेबल है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बड़ा लड़का लॉ कर रहा है, छोटा लड़का भी अब 15 साल का है, बेटी है। तो हम एक तरीके से अशोक जी की टीम है। हम उनकी को रोकना नहीं चाहेंगे, बल्कि हम उनकी ताकत बन के उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे। अंतिम सवाल है अंकिता जी, आप सक्रिय सियासत से दूर हैं, अब आपका मोर्चा है, क्या आप सक्रिय सियासत में आएंगी, कोई इलेक्शन में लड़ेंगी? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं अशोक जी की परछाई हूँ। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अशोक जी आदेश करेंगे मैं वहाँ पे उन्हें खड़ी मिलूंगी, मैं उनकी ताकत बनूंगी, कमज़ोरी कभी नहीं बनूंगी। जैसा उनका आदेश रहेगा, मोर्चा का आदेश रहेगा, हमारे तमाम साथियों का आदेश रहेगा, मैं उनके लिए आधी रात को भी हूँ। जैसा मेरे को आदेश मोर्चे की तरफ से या अशोक जी की तरफ से आएगा,
मैं वो ही करूँगी। जी शुक्रिया। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि अवंतिका जी का साफ साफ मानना है कि उनका जो नया सियासी मोर्चा बनाया गया है वो वंचितों और दलितों के हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करेगा, और निश्चित रूप से अगर एक सियासी मोर्चा बना है तो कहीं ना कहीं वो चुनावों में भी शिरकत करेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।